हेलो स्टूडेंट, आपका स्वागत है स्प्लिट स्टडी चैनल पे। जैसा कि हम लोग बिहार शिक्षक भर्ती टीआरई 4 के साइंस का क्लास चल रहा है, ये पार्ट 2 है। इसके पहले हम लोग जो पूछा हुआ क्वेश्चन है जितना भी टीआरई में, वो सारे क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें हम लोग एक पार्ट 1 कंप्लीट हो चुका है। आज क्लास में हम लोग पार्ट 2 करने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है कि लोहे के बुरादे, जो लोहे होते हैं, बुरादे का मतलब होता है उसका चूर्ण, पाउडर। लोहे का अगर चूर्ण लेते हैं तो लोहे का चूर्ण लेने से, लोहे का अगर चूर्ण लेते हैं मतलब लोहे को हम Fe से दर्शाते हैं। इसको अगर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल किसको बोलते हैं? HCl को बोलते हैं। तो लोहे के बुरादे का अगर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो इस बात को ध्यान रखे हर एक कोई कि जो अम्ल होते हैं और ये क्या है? धातु है। जब एक धातु का अभिक्रिया, ये धातु है और ये क्या है? अम्ल है। जब एक धातु का अभिक्रिया अम्ल के साथ कराया जाता है तो हमेशा एक गैस मुक्त होता है, और वो गैस कौन सा होता है? तो हाइड्रोजन गैस होता है। वो कौन सा गैस होता है? तो हाइड्रोजन गैस। जब भी धातु का अभिक्रिया अम्ल के साथ कराया जाता है तो हाइड्रोजन गैस मुक्त होता है, और यहाँ से आयरन जो होगा वो क्लोरीन के साथ जुड़ के FeCl का निर्माण कर लेगा, जिसको आयरन क्लोराइड के नाम से हम लोग जान रहे हैं। FeCl2 का निर्माण कर लेगा, जिसको आयरन क्लोराइड हम लोग बोल रहे हैं। तो यहाँ से देख सकते हैं कौन सा गैस मुक्त होता है। यहाँ पर दो यौगिक बनेगा, एक तो हाइड्रोजन गैस मुक्त होगा। यही मेन इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना जरूरी है। कभी भी एक धातु का अभिक्रिया किसके साथ होता है? धातु का अभिक्रिया जब अम्ल के साथ होता है तो हाइड्रोजन गैस मुक्त होता है। तो यहाँ पर क्लोरीन गैस नहीं होगा, ये गलत हो जाएगा। तो यही इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन होगा, ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। दूसरा अगर हम लोग क्वेश्चन देखते हैं तो बात किया जा रहा है खाने का जो डिब्बे होते हैं, डिब्बे पर जिंक का बजाय टीन की परत चढ़ी होती है। खाने वाले जो डिब्बे होते हैं, खाने के जो डिब्बे होते हैं, तो उस डिब्बे में एक परत चढ़ाया जाता है। मान लो कि अगर कटोरा है ये, ठीक है, तो अगर एक कटोरा है तो इस कटोरा के ऊपर एक परत चढ़ाया जाता है, जिसमें जिंक का परत नहीं चढ़ाकर टीन का परत चढ़ाया जाता है। ऐसा क्यों? कटोरा होता है, उस कटोरे में जिंक का परत नहीं चढ़ाकर किसका? टीन का परत चढ़ाया जाता है। तो ऐसा क्यों किया जाता है? तो बेसिकली होता क्या है ना, कि जो जिंक होता है ना, वो भोज्य पदार्थों के साथ बहुत तेजी से अभिक्रिया कर लेता है, ज्यादा क्रियाशील होता है। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं? जिंक का परत नहीं चढ़ाते हैं। अगर टीन का बात करेंगे तो ये बहुत कम क्रियाशील होता है। किसके कंपेयर में? तो जिंक के कंपेयर में। तो कम क्रियाशील होने का, और एक और बात, दो तीन बात और ध्यान में रखा जाता है। टीन जो होता है, इस पर इतना आसानी से ये जंग नहीं लगता है, ठीक। और अगर टीन का बात करेंगे तो ये ज़्यादा विषैला नहीं होता है, लेकिन जो जिंक होता है वो विषैला का विष का काम करता है, जहर का काम करता है। इसीलिए यहाँ पे टीन का परत चढ़ाया जाता है, जिंक का परत नहीं चढ़ाया जाता है। तो अगर ऑप्शन का देखेंगे तो टीन की तुलना में जिंक की गलनांक का यहाँ पर कोई बात नहीं है। टीन की तुलना में जिंक अधिक क्या होता है? क्रियाशील होता है। तो टीन की तुलना में अगर जिंक का बात करें तो जिंक जो होता है ज़्यादा क्रियाशील होता है। इसी कारण से जिंक का परत नहीं चढ़ाया जाता है खाने के डिब्बे पर। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन होगा, ऑप्शन सी द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। आगे हम लोग बात करेंगे किसके बारे में? अंडाशय के बारे में। बेसिकली हम लोग बात करते हैं तो हम लोगों को शरीर में मानव का अगर बात करते हैं तो इसमें दो चीजें देखने को मिलता है, एक मादा होती है और एक नर होते हैं। सभी को इतना तो पता ही होगा, मादा और नर। ये मेल हो गए और ये मेल हो गए और ये फीमेल हो गए। तो सेक्स ऑर्गन पाया जाता है, जो सेक्स ऑर्गन बोलते हैं हम लोग, जिसमें मादा में मादा जननांग बोलते हैं, इसमें नर जननांग बोलते हैं। तो मादा जननांग में बेसिकली हम लोग क्या होते हैं? तो उसमें अंडाशय पाया जाता है, जिसमें किसका निर्माण होता है? तो इसी अंडाशय के अंदर डिंब का निर्माण होता है, या इसको अंडक भी बोला जाता है। डिंब का निर्माण होता है। नर में शुक्राणु होता है। नर में क्या होता है? तो वृषण होता है। नर में जो होता है वो क्या होता है? तो नर में वृषण होता है, और इस वृषण में ही किसका निर्माण होता है? तो शुक्राणु का निर्माण होता है।
इस वृषण में ही किसका निर्माण होता है? तो शुक्राणु का। अंडाशय में डिंब का अंडक का निर्माण होता है, या डिंब इसको बोलते हैं, डिंब का निर्माण होता है। और इसमें किसका निर्माण होता है? शुक्राणु का निर्माण होता है। ठीक, इसमें शुक्राणु का निर्माण होता है। अब अगर हम लोग बात करते हैं, अब देखो ये अंडाशय जो होता है, अंडाशय जो होता है बेसिकली अंडाशय में क्या होता है? डिंब का निर्माण होता है, अंडक का निर्माण होता है, जो कि दो तरफ अंडाशय रहता है। फीमेल में अगर बात करेंगे, मादा में, तो दो तरफ अंडाशय रहता है। तो अंडाशय यहाँ पर दो तरफ रहता है, एक इस तरफ रहता है और एक इस तरफ रहता है। ये फ्लोपियन नली होता है, यहाँ पे अंडाशय देखने को मिलता है। इसी अंडाशय में डिंब का निर्माण होता है। इसमें से कुछ हार्मोन भी स्रावित होता है, इसमें से कुछ हार्मोन स्रावित होता है। तो अगर अंडाशय का बात करेंगे तो इसमें से दो प्रकार के हार्मोन निकलता है। कौन कौन सा? तो एक निकलता है एस्ट्रोजन, एक हार्मोन निकलता है एस्ट्रोजन, और दूसरे जो हार्मोन निकलता है प्रोजेस्टेरॉन निकलता है। कौन सा हार्मोन? तो प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन निकलता है। ये दो प्रकार के हार्मोन स्रावित होता है, किससे? अंडाशय से। और ये दोनों हार्मोन का काम क्या होता है? तो सबसे पहला अगर काम हम लोग बात करेंगे इसमें, तो सबसे ज़्यादा जो काम करता है बेसिकली जो महिलाओं में क्या देखने को मिलता है, तो पीरियड, हम लोग जिस नाम से हम लोग पीरियड का नाम से जानते हैं, तो उसमें वो क्या करता है? तो पीरियड जो होता है, जिसको हम लोग मासिक धर्म के नाम से भी जानते हैं, तो मासिक धर्म कराने में ये क्या करता है? मदद करता है। एस्ट्रोजन हार्मोन या प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन का बात करेंगे तो मासिक धर्म कराने में ये मदद करता है, जो मंथली पीरियड पर चलते रहता है। वैसे ही अगर हम लोग वृषण का बात करेंगे तो वृषण में कौन सा हार्मोन स्रावित होता है, उसका भी आप नाम याद रख सकते हैं। तो वृषण में एक हार्मोन का निर्माण होता है जिसको हम लोग कहते हैं टेस्टोस्टेरोन हार्मोन स्रावित होता है। किसमें? वृषण में। तो ये नर हार्मोन है, ये भी ध्यान में रखना है। और यहाँ पे ये दोनों जो है मादा हार्मोन है, ये भी ध्यान में रखना है। तो अगर इस क्वेश्चन का आंसर देखें तो अंडाशय में कौन कौन सा करता है? डिंब का निर्माण करने में मदद करता है, प्रोजेस्टेरॉन का स्राव होता है, एस्ट्रोजन का स्राव होता है। ये दोनों हार्मोन का स्रावित होता है। मतलब उपयुक्त में से क्या हो गया? एक से अधिक। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन होगा, ऑप्शन डी द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन करने के पहले आपको सबसे पहला काम क्या करना है? तो ये टेबल याद करना है। सबसे पहला काम आपको क्या करना है? जैसे संतरा और नींबू का बात करेंगे तो इसके रस में कौन सा अम्ल स्रावित होता है, ये पूरा टेबल आपको रटना पड़ेगा। ये पूरा टेबल आपको रटना पड़ेगा, तभी जाके आप क्वेश्चन कर पाइएगा। एक क्वेश्चन करने से सिर्फ नहीं हो जाता कि इमली का पूछा था सिर्फ इमली का याद कर ले, ये सबको आपको रटना पड़ेगा। संतरा और नींबू का रस में बात करेंगे सिट्रिक अम्ल पाया जाता है, सेब में बात करेंगे तो मैलिक अम्ल पाया जाता है, इमली में बात करेंगे तो टार्टेनिक अम्ल पाया जाता है, सिरका का बात करेंगे तो एसिटिक अम्ल पाया जाता है, दही का बात करेंगे तो लैक्टिक अम्ल पाया जाता है, टमाटर का बात करेंगे तो ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है, अमाशय रस का बात करेंगे तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है, चाय में टैनिक अम्ल पाया जाता है, विटामिन सी में एस्कॉर्बिक अम्ल पाया जाता है, और लाल चींटी जो होता है, जो लाल चींटी होता है उसमें फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है। तो ये सारे आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, सारे आपको यहाँ पे ध्यान में रखना पड़ेगा। ठीक है, तो ये याद होना चाहिए। अब यहाँ से पूछा है कि इमली में कौन सा होता है, तो इमली में टार्टरिक अम्ल होता है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन होगा टार्टरिक अम्ल हो जाएगा। तो ऑप्शन बी द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आगे जो क्वेश्चन पूछा गया है वो है कॉलीफॉर्म में क्या होते हैं। तो सबसे पहला बात ध्यान में रखना है, जो कॉलीफॉर्म होते हैं, तो कॉलीफॉर्म एक प्रकार के क्या है, तो बैक्टीरिया है। कॉलीफॉर्म में क्या होता है, एक प्रकार की यह बैक्टीरिया होता है, ध्यान में रखना है। एक बैक्टीरिया है। तो कॉलीफॉर्म में एक प्रकार के बैक्टीरिया होता है जो कहाँ पे रहता है,
तो ये पाचन नाल में रहता है, पाचन तंत्र में पाया जाता है, पाचन तंत्र में पाया जाता है। पाए जाते हैं, ध्यान में रखना है। ये जो बैक्टीरिया होता है कहाँ पे पाया जाता है? पाचन तंत्र में पाया जाता है। कॉलीफॉर्म बैक्टीरिया इसको हम लोग कहते हैं। ठीक, ये आमतौर पर ये ज़्यादा हानिकारक बैक्टीरिया नहीं होता है। ये गर्म रक्त वाले जानवरों के शरीर में भी पाया जाता है। देखो, दो प्रकार के जंतु होते हैं, गर्म रक्त वाले, ठंडा रक्त वाले। गर्म रक्त वाले उसको कहते हैं जंतु जो अपने टेम्परेचर के हिसाब से अपना शरीर का टेम्परेचर नहीं बदलता, उसको गर्म रक्त वाले जंतु कहते हैं। ठीक, तो ये उनके शरीर में पाया जाता है। कहाँ पे पाया जाता है? पाचन नाल के में पाया जाता है। तो इसलिए इस क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन होगा, ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। आगे हम लोग बात करेंगे निम्नलिखित में से कौन पारिस्थितिक तंत्र में गैसीय जैव रासायनिक चक्र नहीं है। देखिए, पारिस्थितिक तंत्र का मतलब क्या है? जिसमें सजीव और निर्जीव एक दूसरे से क्या होते हैं? एक दूसरे से मिले हुए रहते हैं, एक दूसरे पर डिपेंड रहते हैं, तो उसको हम लोग पूरा को मिलाकर पारिस्थितिक तंत्र कहते हैं। अब पारिस्थितिक तंत्र में अलग अलग चक्र देखने को मिलता है। अगर हम लोग चक्र का बात करेंगे, पारिस्थितिक तंत्र में अगर चक्र का बात करते हैं तो चक्र बहुत प्रकार के, जल चक्र होता है, जल चक्र होता है, कार्बन चक्र होता है, कार्बन चक्र होता है, नाइट्रोजन चक्र होता है, नाइट्रोजन चक्र होता है, फास्फोरस चक्र होता है, सल्फर चक्र होता है। तो ये सब अलग अलग चक्र पाया जाता है। ठीक है, अब इसमें से पूछा जा रहा है कि कौन पारिस्थितिक तंत्र का गैसीय जैव रासायनिक चक्र नहीं है। गैसीय जैव, गैसीय मतलब जो गैस के रूप में, तो अभी से गैस के रूप में इसमें कौन होता है? नाइट्रोजन होता है, और कार्बन भी गैस के रूप में नहीं पाया जाता है इसमें से, लेकिन भू रासायनिक चक्र बोला जा रहा है। ठीक है, मतलब जैव जो जैविक रूप से, मतलब जीवों का शरीर, सजीव और निर्जीव को सजीव से निर्जीव में, निर्जीव से सजीव में कन्वर्ट करने, जो कन्वर्ट किया जाता है उसको जैविक भू रासायनिक चक्र कहते हैं। ठीक, लेकिन इसमें से देखो ऑक्सीजन भी है, ऑक्सीजन यहाँ पर छूटा हुआ है, ऑक्सीजन चक्र भी होता है। तो ऑक्सीजन और नाइट्रोजन दोनों को दोनों गैसीय होते हैं और ये जैविक होता है, लेकिन जो फास्फोरस होता है वो जैविक नहीं होता है। इस कारण से इस क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन होगा, ऑप्शन ए द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अब बात की जाए निम्नलिखित में किसके पास उच्च ऊर्जा स्तर तथा छोटा तरंगदैर्घ्य होते हैं। देखिए, जिस विकिरण का आवृत्ति बहुत ज्यादा होता है उसका ऊर्जा स्तर भी क्या होगा? ज्यादा होगा। उसका ऊर्जा क्षमता भी क्या होता है? ज्यादा होता है। लेकिन जिसका आवृत्ति ज्यादा होता है उसका ऑटोमेटिक तरंगदैर्घ्य जो होता है वो क्या होते हैं? कम होते हैं। जिसका ऊर्जा अधिक होता है उसका तरंगदैर्घ्य क्या होते हैं? कम होते हैं। अब इसमें से हम कैसे पता करें किसका तरंगदैर्घ्य कम होता है और किसका आवृत्ति ज़्यादा होता है? जिसका आवृत्ति ज़्यादा होगा उसका ऊर्जा भी ज़्यादा होगा, ये बात को ध्यान में रखना है। तो एक टेबल प्रोवाइड करा रहे हैं और आप लोगों को सभी को रटना पड़ेगा, बिना रटे नहीं होने वाला है। अगर आपको एग्जाम क्वालिफाई करना है तो जितना भी टेबल ऑफ कंटेंट प्रोवाइड कराएंगे वो सारे के सारे चीज़ें आपको रटना पड़ेगा। आप इस चैनल से सिर्फ जुड़े रहिए, देखिए आप लोग किस प्रकार से रिवीजन होता है। हर एक चीज़ आपको अच्छे तरीक़ा से रिवीजन हो जाएगा। मैथ हो, साइंस हो या सोशल साइंस का जितना भी पार्ट हो, सारा चीज़ का रिवीजन आपको कराया जाएगा। सबसे पहले जो पूछा हुआ क्वेश्चन है उससे रिलेटेड जितना कॉन्सेप्ट है सारे कॉन्सेप्ट का आपका रिवीजन कराया जाएगा और भी फ्री ऑफ कोर्स, इसके लिए कोई फी नहीं लग रहा है। ठीक, तो आप इस चैनल से जुड़े रहे और देखते रहे। अब यहाँ पे देखिए, सबसे पहला काम यहाँ पे क्या करना है, जितना भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है सारी चीज़ें आपको टेबल ऑफ कंटेंट में आपको मिल जाएगा। तरीका है जो इसको आप पढ़ लेते हैं तो फिर आपको किसी चीज़ की ज़रूरत आपको नहीं है। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं और सारे क्वेश्चन के माध्यम से ही आपको समझा दिया जाएगा। अब यहाँ पे देखिए, जो ऊपर में लिखा हुआ है, ये ऊपर में सारे किरणों का नाम दिया हुआ है। तो ऊपर में जो ऊपर में लिखा, ऊपर में सबसे ज़्यादा तरंगदैर्घ्य, सबसे ज़्यादा आवृत्ति वाला है और तरंगदैर्घ्य उसका सबसे कम होगा, और नीचे में सबसे ज़्यादा तरंगदैर्घ्य वाले हैं। मतलब कहने का मतलब ये है कि गामा किरण जो है,
तो गामा किरणें का बात करेंगे तो इसका तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है और आवृत्ति क्या होता है, सबसे अधिक होता है। ये आवृत्ति का बढ़ते क्रम है और नीचे की तरफ तरंगदैर्घ्य का बढ़ते क्रम है। ठीक, तो इसका कहने का मतलब यहाँ आवृत्ति सबसे ज्यादा किसका होता है, गामा किरण का, तो इसका ऊर्जा भी क्या होगा, सबसे अधिक होगा। उसके बाद बात करेंगे तो कौन आएगा, एक्स किरणें आएगा। एक्स किरणें के बाद कौन आएगा, पराबैंगनी किरणें आएगा। पराबैंगनी के बाद दृश्य प्रकाश आएगा। दृश्य प्रकाश के बाद अवरक्त की विकिरण आएगा। उसके बाद सूक्ष्म तरंग आएगा। तो ये लाइन बाय लाइन आपको पहले याद कर लेना है, सभी को लाइन बाय लाइन क्या करना है, याद कर लेना है। तो अब यहाँ पे हम लोग जो क्वेश्चन में बात किया जाए वो तीन को दिया हुआ है किरण, कौन कौन से, पराबैंगनी किरण दिया हुआ है, दृश्य किरण दिया हुआ है और अवरक्त किरण दिया हुआ है। तो पराबैंगनी किरण का सबसे ज्यादा आवृत्ति है और तरंगदैर्घ्य सबसे कम है। ठीक है, जिसका आवृत्ति ज्यादा होगा उसका तरंगदैर्घ्य सबसे कम होगा। यहाँ पर देख सकते हैं ये तरंगदैर्घ्य का दिखाया गया है। तो ये मान याद रखना कोई जरूरी नहीं है, इस बात को ध्यान में रखें। ठीक, यहाँ पराबैंगनी किरण का सबसे ज्यादा आवृत्ति होगा, ऊर्जा होगा, लेकिन तरंगदैर्घ्य सबसे कम होगा। ये तीनों में, दृश्य प्रकाश और अवरक्त में, यही तीनों में यहाँ पे पूछा गया है। देख सकते हैं क्वेश्चन में अवरक्त विकिरण दिया है, पराबैंगनी दिया है, दृश्य की दिया हुआ है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं पराबैंगनी का सबसे अधिक आवृत्ति होता है, सबसे अधिक ऊर्जा होता है और तरंगदैर्घ्य क्या होता है, सबसे कम होता है। इसलिए इस क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन होगा, ऑप्शन बी द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अब देखिए इस क्वेश्चन में ऐसे ही इस वाले ऑप्शन का कोई मतलब नहीं बनता है। जब भी छोटा तरंगदैर्घ्य पूछ दिया तो छोटा तरंगदैर्घ्य तीनों में से कोई एक ही होगा। ऑब्वियस है इसमें एक से ज्यादा कभी भी क्वेश्चन का आंसर नहीं हो सकता है। तो वहां पर भी थोड़ा सा दिमाग लगाना है। जहां पे टिक करते अगर कोई क्वेश्चन नहीं भी आता है और एक से अधिक लगाना है तो थोड़ा सा ध्यान देना होगा कि इसका आंसर एक से अधिक हो सकता है कि नहीं हो सकता है। ठीक, तो इस बात को भी ध्यान रख के आप काम कर सकते हैं। अब आते हैं अगला जो क्वेश्चन है। तो अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा जीव क्लोरोफिल की उपस्थिति में सूर्य के प्रकाश का उपयोग करके, अच्छी सबको पता है ये चीजें कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कौन करता है, पेड़ पौधा करता है। प्रकाश संश्लेषण क्रिया कौन करता है, पेड़ पौधा करता है। और पेड़ पौधा प्रकाश संश्लेषण क्रिया किस कारण से कर पाता है, तो उसके पत्तियों में क्या पाया जाता है, क्लोरोफिल पाया जाता है। सूर्य के प्रकाश की आवश्यकता पड़ता है। अकार्बनिक पदार्थ के रूप में क्या चीज की आवश्यकता पड़ता है, तो अकार्बनिक पदार्थ के रूप में हम लोग को कार्बन डाइऑक्साइड की जरूरत पड़ता है और जल की जरूरत पड़ता है। कार्बन डाइऑक्साइड की जरूरत पड़ता है और जल की आवश्यकता पड़ता है। तो ये चार महत्वपूर्ण चीज होता है प्रकाश संश्लेषण करके। और प्रकाश संश्लेषण क्रिया करने के बाद वो किस यौगिक में बदल जाता है, कार्बनिक यौगिक में बदल जाता है। अकार्बनिक यौगिक का यूज करके वो कार्बनिक यौगिक में बदल जाता है। तो ये चार चीजों की जरूरत पड़ता है, क्लोरोफिल, प्रकाश हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड और जल, ये चार चीजों का आवश्यकता पड़ता है। तो ये कौन करता है, पेड़ पौधा करता है। इसमें से पेड़ पौधा कौन सा ऑप्शन में दिया है, जंतु तो होगा नहीं, जीवाणु तो होगा नहीं, स्वपोषी। स्वपोषी किसको कहते हैं, पेड़ पौधा को ही। इसलिए जो अपने से खुद से खाना बना ले उसको हम लोग स्वपोषी कहते हैं और पेड़ पौधा ही होता है। इसलिए इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा, ऑप्शन ए द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा इस क्वेश्चन का। आगे दिया हुआ है, प्रत्येक पोषी स्तर पर गैर अपघटनीय रसायनों का लगातार रासायनिक संचयन की प्रक्रिया को डैश के रूप में जाना जाता है। देखिए अगर हम लोग बात करते हैं तो गैर अपघटनीय रसायन जो कभी भी अपघटित नहीं हो सकता। अपघटित शब्द का मतलब क्या होता है, जो ब्रेक डाउन होकर तोड़ के उसको फिर से क्या किया जाता है, मिट्टी में मिला दिया जाता है। तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, अपघटित पदार्थ कहते हैं। तो हम लोग का जो शरीर है, हम लोग शरीर मरने के बाद क्या होता है, हम लोग शरीर का सारा हिस्सा मिट्टी में मिल जाता है, तो हम लोग अपघटित है। या कोई भी जीव जंतु होता है, पेड़ पौधा होता है, सबके सब क्या होता है, गल सड़ के अपघटित होकर छोटा छोटा ब्रेक डाउन अपघटन करता होता है, जो उसको ब्रेक डाउन करके तोड़ तोड़ के क्या करता है, मिट्टी में मिला देता है और वो अपघटित हो जाता है। लेकिन कुछ पदार्थ ऐसा होता है जो अपघटित नहीं होता है, जो किसी के जीव के शरीर में तो चला जाता है किसी कारणवश, लेकिन उसको मरने के बाद भी मिट्टी में नहीं मिल पाता है। तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, गैर अपघटनीय रसायन कहते हैं। उसको क्या कहते हैं, गैर अपघटनीय रसायन। और गैर अपघटनीय रसायन का बात करेंगे अगर हम लोग, गैर अपघटनीय
गैर अपघटनीय पदार्थ का बात करते हैं तो गैर अपघटनीय पदार्थ में हम लोग कौन कौन सा पदार्थ का नाम ले सकते हैं। तो गैर अपघटनीय पदार्थ में बेसिकली हम लोग कौन आता है, तो कुछ पदार्थ ऐसा होता है जैसे पारा हो गया, कीटनाशक कुछ इस्तेमाल ऐसा किया जाता है जिसका अपघटन नहीं होता है, कीटनाशक कीटों को मारने के लिए। क्लोरीन युक्त बहुत सारे ऐसा पदार्थ यूज किया जाता है। तो ये कुछ गैर अपघटनीय पदार्थ है। जो क्या होता है कि खाद्य श्रृंखला द्वारा ये किसी एक के शरीर में आता है और फिर उसके शरीर में आने के बाद फिर दूसरे के शरीर में, जैसे कि क्या होता है कुछ ऐसा हम लोग कीटनाशक यूज करते हैं जो क्या करते हैं खेतों में छिड़क देते हैं कीटों को मारने के लिए। लेकिन वो जब मारने के लिए छिड़कते हैं तो वो कीटनाशक जो पदार्थ होता है उसका अपघटन नहीं होता है और किसी वो पेड़ पौधा के या जो हम लोग अनाज उगाते हैं उसमें चला जाता है। और जब उसको हम लोग खाते हैं तो हम लोग के भी शरीर में आ जाता है। क्या हो जाता है, हम लोग के भी शरीर में आ जाता है और फिर हम लोग के शरीर में भी क्या होता है, या किसी उसको बकरी खाता है तो बकरी के शरीर में चला जाता है, फिर बकरी को खाने वाला उसके शरीर में चला जाता है और उसका मरने के बाद भी इसका अपघटन नहीं होता है। तो ऐसी क्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, जैविक आवर्धन के नाम से जानते हैं। इसे को हम लोग क्या कहते हैं, जैविक आवर्धन के नाम से जानते हैं। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो क्या हो जाएगा, जैविक आवर्धन हो जाएगा। वैसे ही पारा भी होता है। पारा कहाँ पे ज्यादातर देखने को मिलता है, पानियों में बहा दिया जाता है पारा, मरकरी जिसको इंग्लिश में कहते हैं। और क्या होता है कि वो किसी मछली वगैरह उसको खाता है। जब हम लोग मछली को खाते हैं तो हम लोग के शरीर में भी आ जाता है, तो भी कुछ अपघटनीय पदार्थ होता है जो कि उसका अपघटन नहीं होता है, जो हम लोग के लिए भी क्या होता है, बहुत नुकसानदायक होता है। इस बात को ध्यान में रखना है। अब बात किया जा रहा है कि जनसंख्या की वहन क्षमता किसके द्वारा निर्धारित होती है। देखो, जनसंख्या का जो कैपेसिटी होता है, कहीं पर जनसंख्या कितना रह सकता है, वो किन किन बातों पर निर्भर करता है। जनसंख्या कहीं का कितना उसका कैपेसिटी वहाँ पे रहेगा, वो किन किन बातों पर निर्भर करेगा। तो बेसिकली जनसंख्या वृद्धि दर, किस दर से वृद्धि हो रहा है वहाँ पे। जन्म दर क्या है, बच्चे कितना जन्म ले रहे हैं, ये भी तो ध्यान में रखना है, कितना बच्चे जन्म ले। सीमित संसाधन, मतलब वहाँ पे खाने पीने के योग्य जितना चीज़ चाहिए उन लोग को उतना मिल पा रहा है कि नहीं, ये सब के सब डिपेंड करता है उसकी वहाँ का जनसंख्या बढ़ेगा कि घटेगा। इसलिए इस क्वेश्चन का ये तीनों ऑप्शन करेक्ट है। इसलिए इस क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन होगा, ऑप्शन डी द करेक्ट ऑप्शन होगा, उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। अब एक आगे पदार्थ का नाम दिया हुआ है, उस पदार्थ का नाम क्या है, तो मेथेमोग्लोबिनेमिया, ठीक है, मेथेमोग्लोबिनेमिया पढ़ेंगे, ठीक है। तो मेथेमोग्लोबिनेमिया एक पदार्थ है। निम्नलिखित में से किसको दूषित पानी पीने के कारण होता है। तो कौन सा ऐसा दूषित पानी पीते हैं जिसके कारण ये चीज़ें हम लोग को ये बीमारी देखने को मिलता है। तो इस बात को ध्यान में रखना है कि नाइट्रेट से जो अगर दूषित पानी, अगर पानी में किसका मात्रा, नाइट्रेट का मात्रा है, और उस पानी को पीते हैं तो मेथेमोग्लोबिनेमिया बीमारी हम लोग को हो जाएगा। मेथेमोग्लोबिनेमिया बीमारी हम लोग को हो जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा नाम अजीब सा है। और ये किस कारण से, तब पानी में जब नाइट्रेट का मात्रा रहेगा तब जाके हम लोग को ये बीमारी देखने को मिलता है, ठीक है। और इसमें हम लोग को कुछ दवा भी इस्तेमाल किया जाता है, और ये जिसमें जो ज़्यादातर बच्चे में ही ये बीमारी देखने को मिलता है, ज़्यादातर ये बीमारी जो होगा बच्चे में ही देखने को मिलता है। इसमें क्या होता है, तो शिशु जो होते हैं, बच्चे जो होते हैं, मुंह, हाथ और पैरों के आसपास नीलापन होने लगता है। उसका मुंह हो, हाथ हो या पैर हो, उसका नीलापन, पैर कैसा होने लगेगा, नीलापन दिखाई देने लगता है। बीमारी का ये लक्षण होता है पहचानने का, ठीक। तो ये चीज़ को ध्यान में रखना है। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन होगा, ऑप्शन ए द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अब बात किया जा रहा है परितंत्र में ऊर्जा का प्रवाह। परितंत्र में जो ऊर्जा का प्रवाह होता है, सभी को पता है। परितंत्र में ऊर्जा का प्रवाह का मतलब क्या है। देखिए, सबसे पहले ऊर्जा का निर्माण कौन करता है, पेड़ पौधा। सबसे पहले ऊर्जा का निर्माण कौन करता है, पेड़ पौधा। पेड़ पौधा से मांसाहारी जीव में जाता है, फिर पेड़ पौधा से शाकाहारी जीव में जाता है, शाकाहारी से मांसाहारी में जाता है, मांसाहारी से विघटनकारी, मतलब जो विघटनकारी होता है, जो विघटित करता है, उसमें जाता है।
तो ऊर्जा का प्रवाह एक दिशा में होता है, एक से अधिक दिशा में इसको हम लोग नहीं बोलेंगे। देखिए सबसे पहले अगर हम लोग बात करेंगे तो ऊर्जा का प्रवाह कैसे होता है, तो सूर्य है, सबसे पहले सूर्य के पास ऊर्जा जाएगा, सूर्य के पास ऊर्जा होता है, ये ऊर्जा किस में जाएगा, तो ये ऊर्जा सबसे पहले ये ऊर्जा पादप में जाता है, पादप मतलब उत्पादक, उसको हम क्या कहते हैं, उत्पादक के नाम से जानते हैं। उत्पादक के बाद ये उत्पादक को खाने वाला कौन है, शाकाहारी, तो शाकाहारी जीव में जाएगा, शाकाहारी जीव में जाएगा, और शाकाहारी का खाने वाला जीव कौन है, मांसाहारी, तो ये ऊर्जा मांसाहारी जीव में जाएगा, और ये ऊर्जा घटते जाता है, ये ऊर्जा क्या होते जाता है, घटते जाता है, मांसाहारी के बाद विघटनकर्ता में जाता है, विघटनकारी, जो विघटनकारी होता है उसमें जाता है। तो इस तरह से एक ही दिशा में फ्लो करता है, ऐसा नहीं कि फिर से रिपीट होकर या वापस ऐसे वापस आता है, विघटनकर्ता से मांसाहारी, मांसाहारी से शाकाहारी, तो ये अगर वापस आता तब जाकर हम लोग क्या कहते हैं, इसको द्विदेशिक कहते हैं। लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है, ये एक ही दिशा में ऊर्जा का फ्लो होता है, तो ये एक दिशीय होता है। अगर हम लोग बात करते हैं कि उत्पादक के पास अगर 100% ऊर्जा है तो इसका 10% ऊर्जा क्या होता है, शाकाहारी के पास जाता है, और शाकाहारी के पास जितना ऊर्जा होता है उसका 10% उसके आगे जाता है। तो इस प्रकार से 10% आगे की तरफ बढ़ते जाता है, तो ऊर्जा का मान क्या हो जाता है, घटते जाता है। इस बात को भी ध्यान में रखना है। और ये कैसा होता है, तो एक दिशिक होता है। तो ऑप्शन बी द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा इस क्वेश्चन का। निम्नलिखित में से कौन सा परितंत्र का संगठन है, तो परितंत्र का संगठन इसमें से कौन है पूछा जा रहा है। देखो परितंत्र का बात करते हैं तो परितंत्र का कहते किसको है, तो परितंत्र बेसिकली जो बोला जाता है किसी क्षेत्र में जीव और उसके आसपास के जितना भी संबंधित वातावरण में जितना भी उससे जितना भी मान लेते हैं जितना भी जीव है, और वो जो जीव है अपने आसपास के वातावरण में जितना उससे संबंधित चीजें हैं उस सबको मिलाकर हम लोग क्या कहते हैं, परितंत्र कहते हैं। सबको मिलाकर हम लोग क्या कहते हैं, परितंत्र। परितंत्र होता है अलग अलग, जंगलों में परितंत्र अलग प्रकार के देखने को मिलता है, घासों के मैदान में परितंत्र अलग प्रकार के देखने को मिलता है, मरुस्थलीय स्थान में अलग प्रकार के, जलीय में अलग प्रकार के परितंत्र देखने को मिलता है। तो परितंत्र जो होता है उसका मुख्य संगठन कौन कौन होता है, तो परितंत्र में सब चीज पाया जाता है, जंतु भी आता है, पादप भी आता है, सूक्ष्म जीव भी आता है, ये सब परितंत्र का हिस्सा होता है। ठीक, इसलिए इस क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन लैड फिल से उत्पन्न होती है, निम्नलिखित में से कौन लैड फिल से उत्पन्न होता है। सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे कि ये लैड फिल होता क्या है। ये जो लैड फिल है बेसिकली ये क्या होता है, तो लैड फिल सबसे पहले जान ले कि लैड फिल उस स्थान को कहते हैं जहाँ पे कचरा जमा किया जाता है, जहाँ पे कचरा जमा किया जाता है। लिखेंगे जहाँ कचरा मलबा किसी प्रकार का ठोस अपशिष्ट, बेकार ठोस पदार्थ, बेकार ठोस पदार्थ को जमा करने वाली जगह को जमा करने की जगह को लैंडफिल कहते हैं। जहाँ पे कचरा बेकार के जितना भी पदार्थ होते हैं जहाँ पे जमा किया जाता है उस स्थान को क्या कहते हैं, लैंडफिल कहते हैं। वहाँ पे जो गैस का निर्माण होता है, तो लैंडफिल में गैस का होने वाला निर्माण जो लैंडफिल होता है, तो वहाँ पे कौन सा दो गैस का निर्माण होता है, दो गैसों का निर्माण होता है। एक मेथेन, सबसे ज़्यादा मात्रा में मेथेन तथा कार्बन डाइऑक्साइड। कौन कौन सा, तो मेथेन तथा कार्बन डाइऑक्साइड, ये दो गैसों का वहाँ पे निर्माण होता है सबसे ज़्यादा मात्रा में। और भी गैस का निर्माण होता है लेकिन 99% 98% ये क्या होता है, मेथेन और कार्बन डाइऑक्साइड गैस का निर्माण होता है। बाकी और भी गैस बनता है जैसे मोनोऑक्साइड का, हाइड्रोजन का, ऑक्सीजन का, नाइट्रोजन का, तो ये सब गैस का भी निर्माण होता है, लेकिन सबसे ज़्यादा मेथेन और कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण होता है। देख सकते हैं सिर्फ ऑप्शन बी में है, तो इसका बी द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा इस क्वेश्चन का। चलिए चलते हैं
और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में कौन जंगल का आहार श्रृंखला है? तो इसमें से कौन जंगल का आहार श्रृंखला है बताना है। देखो जंगल का आहार श्रृंखला बहुत सारा होता है। जैसे जंगलों में क्या होता है, जंगलों में घास जो होता है, तो घास किसको खाता है? कीट को खाता है। कीट किसको खाता है? ये जंगल में भी चलता है, मेंढक को खाता है। मेंढक किसको खाता है? बाज को। मेंढक को खाने वाला कौन है? बाज। उल्टा बोल रहे थे, मेंढक को खाने वाला कौन है? बाज। या ऐसे भी चलता है घास। घास को कौन खाता है? टिड्डा खाता है। टिड्डा खाता है। इसको कौन खाता है? मेंढक खाता है। इसको कौन खाता है? तो सांप खाता है। सांप को कौन खाता है? बाज खाता है। तो इस प्रकार से भी चलता है जंगलों में। जंगलों में ये भी होता है, पादप होता है। तो पादप को खाने वाला कौन है? तो पादप को खाने वाला हिरन है। हिरन को खाने वाला कौन है? तो शेर है। तो ये सब इस प्रकार से जंगलों में खाद्य श्रृंखला देखने को मिलता है। तो ये पहला ऑप्शन तो सही दिख रहा है, पादप को हिरन, हिरन को शेर खाएगा, ये ऑप्शन सही है। पादप को मेंढक खाएगा, ठीक है। पादप जो होता है, अच्छा पादप को मेंढक तो खाता नहीं है। पादप को मेंढक, पादप को कौन खाएगा? पादप को तो कीट, मेंढक पादप है ना खाता है। मेंढक कौन खाता है? कीट मकोड़ा खाता है, लेकिन इसमें है नहीं। तो ये तो ऑप्शन गलत हो गया, गलत हो गया। पादप को खरपतवार कहाँ से खाएगा? खरपतवार उसको बोलते हैं जो जंगल होता है, कहाँ पे? जो खेतों में जंगल उग जाता है, जो घास वगैरह उग जाता है, उसको बोलते हैं। पादप को घास वो खाता है क्या? नहीं खाता। ये भी गलत है, सिर्फ पहला ऑप्शन ही सही है। तो ऑप्शन ए द करेक्ट ऑप्शन हो गया। पादप को अगर कीट दिया रहता, कीट के बाद मेंढक दिया रहता, तो ये ऑप्शन सही होता। तो सिर्फ ऑप्शन ए ही द करेक्ट ऑप्शन है इस क्वेश्चन का। चलिए, तो ये आज का लास्ट क्वेश्चन था। तो आज का सेशन हम लोग यहीं पे एंड करेंगे। आप लोग किसी प्रकार के कोई टॉपिक पर अगर वीडियो चाहिए तो आप बता सकते हो, उस टॉपिक का आपको वीडियो मिल जाएगा इस चैनल के थ्रू। और ये जो बोर्ड पीडीएफ देख रहे हैं, अगर बोर्ड पीडीएफ का भी आवश्यकता होगा तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ से आप बोर्ड पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं, ठीक। और किसी प्रकार कोई सजेशन आपको देना होगा पढ़ाने में तो आप दे सकते हैं। आपको यहाँ पे व्हाट्सअप नंबर भी प्रोवाइड करा दिया गया है। किसी प्रकार का कोई संपर्क करना होगा तो आप इस व्हाट्सअप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। बेसिकली कॉल मत कीजिएगा, लोग ज़्यादा ट्राई करना इस पर व्हाट्सअप करने का, इसलिए कॉल रिसीव करना इस पर मुश्किल है। तो ट्राई करना है इस पर, आप व्हाट्सअप कर सकते हैं। कोई भी प्रॉब्लम होगा तो उसके लिए आप रिप्लाई आपको मिल जाएगा। चलिए, तो आज का सेशन हम यहीं पर एंड करते हैं। थैंक यू।